जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2024 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 200 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये जो 200 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के जो न्यू सीएम हैं ये देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। डिटेल की बात करें, महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है मुंबई है, इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा मराठी है। जिलों की संख्या है 36 और मैप में ये रही महाराष्ट्र की लोकेशन। और इसी क्रम में दोस्तों अभी नवंबर 2024 में झारखंड के नए सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। तो आपको बताना है कि जो हेमंत सोरेन हैं ये झारखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। सही आंसर हो जाएगा, ये झारखंड के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड की बात हुई है तो झारखंड की राजधानी रांची है। इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं झारखंड में। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। जिलों की संख्या है 24। ठीक है, और ये रही मैप में लोकेशन झारखंड की। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आप करंट अफेयर्स में फुल स्कोर करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को यदि आप मंथली वाइज पढ़ना चाहते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ही मिल जाएगा। आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। नेक्स्ट है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है 57 और जो 57वां नवीनतम टाइगर रिजर्व है ये रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ये फैला हुआ है, रायसेन और सीहोर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करें कि अभी भारत का 56वां टाइगर रिजर्व भी बना है, उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तो ये जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला है 56वां टाइगर रिजर्व है भारत का, किस राज्य में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया। तो दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए घोषित किया गया। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में स्थित है और ये नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है और इसी को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। और दोस्तों जो नमदाफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश का, ये भारत का सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी। तो भारत की पहली नाइट सफारी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी। ठीक है, बताइए हाल ही में किसको अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो अरुणाचल रंग महोत्सव है ये महोत्सव उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का जमावड़ा होता है। ठीक है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, और इस महोत्सव के लिए जो महोत्सव राजदूत है ये पंकज त्रिपाठी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय में
अब कोई बहाना नहीं अभियान शुरू किया है। तो अब कोई बहाना नहीं अभियान जो है दोस्तों ये शुरू किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, और हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है इस अभियान का, तो लिंग आधारित हिंसा को खत्म करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत किसने करी है, तो अन्नापूर्णा देवी ने। अन्नापूर्णा देवी की हम बात करें, ये कौन है, तो ये इसी मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसको मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। और इसी क्रम में मॉरिशस में भारत का जो राजदूत है ये नियुक्त किया गया है अनुराग श्रीवास्तव के लिए। तो दोस्तों अभी जो हाल ही में कुछ राजदूत बने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, 7-8 देशों के राजदूत बदले हैं, तो यदि आप चाहें तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों अमेरिका के अंदर अभी चुनाव हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, 47वें नंबर के राष्ट्रपति। क्रम आपको याद रखना। और इनने किसको हराया है, तो इनने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हराया है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं, तो उपराष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखना है, जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। बताओ, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा के बारे में याद रखना दोस्तों, ये बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी और इनका एक उपनाम है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। छठ पूजा के जो गाने हैं ये प्रसिद्ध रूप से गाती थीं और 72 वर्ष की आयु में और कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। और ये दोस्तों मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थीं। ठीक है, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 2018 में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने करी है। दोस्तों G20 समिट जो है इसकी मेजबानी ब्राजील देश ने करी है। ठीक है, तो याद रखना G20 का कौन सा एडिशन था, तो 19वां संस्करण था। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता किसने करी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा ने। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और G20 की बात हुई है तो इसके बारे में आपको पता होगा कि G20 में सदस्य देश कितने हैं, अब 21 हो गए हैं। 19 देश हैं। ठीक है, और एक यूरोपीय संघ है, एक अफ्रीकी संघ है। तो इस प्रकार से 19 और एक 20 और एक 21 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अपना देश भारत भी G20 का हिस्सा है। ठीक है, G20 का जो पहला समिट है अमेरिका में 2008 में हुआ था और जो 2023 वाला समिट है 18वां संस्करण G20 का, इसकी मेज़बानी अपने देश भारत में हुई थी। ठीक है, 2024 का हुआ है ब्राज़ील में और जो 20वां संस्करण है 2025 में ये साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है G20 के बारे में। अभी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, इनको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है। कौन बने हैं कैग, भारत के संजय मूर्ति बने हैं और इनने किसका स्थान लिया है, गिरीश चंद्र मुर्मू का इनने स्थान लिया है। CAG की हम बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है और इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। और भारत के पहले कैग कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो V नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले कैग थे और कैग को वेतन के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना है। मैं कोशिश करता हूं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सारे फैक्ट आपको बता दूं। अभी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी बनी हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है विजया किशोर रहातकर और इन्होंने स्थान लिया है रेखा शर्मा का। और विजया किशोर रहातकर ये 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है, महिला आयोग की बात करें, इसका काम क्या होता है, तो पूरे देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ में जो भेदभाव हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उनको खत्म करना और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। अभी दोस्तों SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन बने हैं, इनका नाम है S गोपाल कृष्णन। SSC की स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर है
न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अभी 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है संजीव खन्ना। ठीक है, याद रखना इनका नाम। नेक्स्ट है, देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? हरियाणा राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया। हरियाणा के किस स्थान पर? तो हरियाणा के सोनीपत में, और सोनीपत में एक यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय खोला गया। उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इस संग्रहालय में 75 वर्षों की संविधानिक यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। अभी महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है और इसका नया नाम रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय कर दिया। यानी कि इस संस्थान के नाम के आगे केवल रतन टाटा शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने, जो हमारे देश की एक महान विभूति थी रतन टाटा जी, इनके निधन के उपलक्ष्य में इनको सम्मान देने के लिए 4-5 निर्णय लिए हैं। एक तो रतन टाटा जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव महाराष्ट्र की सरकार ने पारित किया है। दूसरा, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम रतन टाटा के नाम पर रख दिया। और जो महाराष्ट्र का उद्योग रत्न अवार्ड है, ठीक है, इसका नाम भी रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार कर दिया है, क्योंकि जो पहला उद्योग रत्न अवार्ड है ये रतन टाटा जी को ही दिया गया था। ठीक है, इसी क्रम में मुंबई का उद्योग भवन है, इसका नाम भी रतन टाटा उद्योग भवन रखा गया है। तो ये 4 फैसले महाराष्ट्र की सरकार ने लिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख के कारगिल में स्थित है काकसर ब्रिज। तो काकसर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो काकसर ब्रिज का नाम जो है ये कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। कौन थे कैप्टन अमित भारद्वाज? तो जो कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, कारगिल युद्ध के एक हम कह सकते हैं बहुत शानदार वॉरियर थे, योद्धा थे, तो उनको सम्मान देने के लिए, उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए जो काकसर ब्रिज है इसका नया नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये सोनू सूद बने हैं। कौन बने हैं? सोनू सूद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों, नवंबर 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहां पर उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है? तो यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई गई है लखनऊ में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विस्बरेन शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल केंद्रीय बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 का कौन सा अवार्ड दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा A+ ग्रेट अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड शक्तिकांत दास को पिछले साल भी मिला था और इस साल भी मिला है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विकेट कीपर हैं और बल्लेबाज हैं, इनका नाम है रिद्धिमान साहा। तो रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों इनने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपोत्सव के दौरान वर्ष 2024 में अयोध्या में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो इस साल अयोध्या में लगभग 25,12,000 दीप जले हैं। 25,12,585 दीप जले हैं और ये जो रिकॉर्ड है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिसकी उम्र मात्र 3 साल है, इसका नाम क्या है जिसको फीडे ने रेटिंग प्रदान करी है? तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी है इसका नाम है अनीश सरकार। मात्र इसकी उम्र है 3 साल। ठीक है, और अभी फीडे के द्वारा इसको रैंकिंग प्रदान करी है और फीडे के द्वारा ये रैंक पाने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी है। ये भारतीय खिलाड़ी है, कहाँ का रहने वाला है? कोलकाता का रहने वाला है और इसने अभी अंडर 9 और फिर अंडर 13 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ठीक है, नवंबर 2024 में फीडे के द्वारा इसको रैंकिंग दी गई है और इसकी भारतीय रेटिंग कितनी है? तो
1555 इसकी भारतीय रेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट जो है ये जापान में विकसित हुआ है, ठीक है, और अभी इसको लॉन्च भी किया गया है। तो याद रखना, जापान में विकसित दुनिया का पहला लकड़ी पैनल वाला सैटेलाइट 5 नवंबर 2024 को अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? लेग्नोसैट। और इस सैटेलाइट का जो निर्माण है किस वृक्ष की लकड़ी से हुआ है? तो मैग्नोलिया वृक्ष है, ठीक है, और इसी वृक्ष की लकड़ी से इसका पैनल तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 29वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इसको शॉर्ट में कहा जाता है कोप 39। तो कोप 39 का जो आयोजन है दोस्तों ये अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह ये पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन नवंबर 2024 को हो गया? तो हरिंदर सिंह सोढ़ी की बात करें, ये पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ठीक है, पोलो के खिलाड़ी थे और अर्जुन पुरस्कार विजेता थे, ठीक है। लंबी बीमारी के चलते 9 नवंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पोलो जगत में इनको बिली सोढ़ी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया? देखो, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसको आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ऑस्ट्रो हिंद, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन आयोजन स्थल आप याद रखो, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल ये फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बताओ किस वाद्य यंत्र के वादक पंडित राम नारायण का निधन 8 नवंबर 2024 को हो गया? पंडित राम नारायण की बात करें तो दोस्तों ये सारंगी वादक थे, ठीक है, और अभी इनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेलगेब हुरन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों 2024 में ये जो सूची जारी की गई है, इस सूची में सबसे दान करने वाले व्यक्ति का नाम है शिव नादर, ठीक है। और हम डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो एडेलगेब हुरन इंडिया परोपकार सूची है ये भारत के शीर्ष परोपकारियों की वार्षिक रैंकिंग है, जो उनके दान के आधार पर तैयार की जाती है कि किसने कितनी संपत्ति दान करी है, ठीक है। तो शिव नादर इसमें टॉप पर हैं, ठीक है। इनने पिछले एक साल में 2153 करोड़ की संपत्ति दान करी है। दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी है, तीसरे नंबर पर बजाज परिवार है, चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला और परिवार है, पांचवें नंबर पर गौतम अडानी और उनका परिवार है, ठीक है। तो ये टॉप 5 दानकर्ताओं को हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मनु भाकर के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, मनु भाकर कहाँ की हैं? ये हरियाणा के झज्जर जिले की हैं, निशानेबाज हैं ये, और ये ISSF वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज हैं, और ये ओलंपिक के इतिहास में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बनी हैं। अभी पेरिस ओलंपिक जब हुआ तो इसी संस्करण में इनने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इस मंत्रालय का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मनु भाकर के लिए बनाया गया है। बताइए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री संजना सांगी के लिए। बताओ, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री करीना कपूर खान के लिए। बताओ, हाल ही में
भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो अभी निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आइकन ये राकेश कुमार के लिए घोषित किया है। राकेश कुमार कौन है? तो ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और ये तीरंदाज हैं। कौन है? तीरंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सौंदर्य ब्रांड है लॉरियल पेरिस। तो लॉरियल पेरिस ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी एक लग्जरी फैशन ब्रांड है गुच्ची, तो गुच्ची ने किसे भारत से अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मिका मंदाना, ये भी एक्ट्रेस हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों अभी किस क्रिकेटर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रेयान पराग और नितेश कुमार रेड्डी के लिए नियुक्त किया है। बताइए ग्रीन डे के बेहतर पोषण ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी सिंधु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अभी वेलनेस ब्रांड है हूप, तो हूप की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बन गई हैं? पीवी सिंधु बन गई हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, पेय पदार्थ है बिसलरी लिमोनाटा, तो बिसलरी लिमोनाटा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बन गए हैं आदित्य राय कपूर। कौन है ये? भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है, तो 49 वर्ष के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल और ये इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। कितना समय लगा? 15 घंटे 6 मिनट का। और इंग्लिश चैनल क्या है? तो ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नए कमांडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स याद रखना, अभी ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर बनी हैं। ठीक है, तो जो सुनीता विलियम्स हैं ये भारतीय मूल की हैं और नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले शारदा सिन्हा के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। और याद रखना ये छठ पूजा के गीतों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। आपको बताना है कि इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रतन टाटा जी हमारे देश की एक महान विभूति और बहुत बड़े उद्योगपति थे। इनका भी निधन हो गया है, तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। अब रतन जी टाटा से एक क्वेश्चन तो डन मानो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हमारे देश के मशहूर उद्योगपति थे। 9 अक्टूबर 2024 को लंबी बीमारी के चलते 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हो गया। रतन टाटा जी जो टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं, जमशेदजी टाटा इनके परपोते थे और ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रह चुके हैं 1990 से 2012 तक। इनको पद्म विभूषण दिया गया 2008 में और पद्म भूषण दिया गया 2000 में और इनका जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा जी के निधन के बाद जो इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, इनको टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये संजीव खन्ना जी बने हैं। 50वें नंबर के कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों उमर अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? विजया किशोर रहातकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं और इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। बताओ भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्युदय जिंदल के लिए। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय वाणिज्य मंडल
ये देश के सबसे पुराने व्यापार संघों में से एक है। 1925 में स्थापना, मुख्यालय है कोलकाता में और उद्देश्य है भारतीय उद्योग और व्यापार के विकास को प्रोत्साहित करना और देश के आर्थिक विकास में योगदान देना। नेक्स्ट, सितंबर 2024 को किसे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष चुना गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिकेश नारायण देव के लिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। तो याद रखना दोस्तों, जो अनुराग गर्ग हैं ये 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं और इनको NCB का नया DG नियुक्त किया गया है। हम बात करें NCB की तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ड्रग तस्करी और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक शीर्ष समन्वय एजेंसी है। इसका गठन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो नाटो समिट 2024 की बात करें, इसका आयोजन किया गया है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टेबल किया गया था 1949 में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। इसके जो महासचिव हैं मार्क रूटे हैं, अभी बने हैं नए। सदस्य देश हैं 32 और जो 32वां सदस्य देश है वो है स्वीडन। नेक्स्ट है 24वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान के अस्ताना में SCO समिट का आयोजन किया गया है। दोस्तों SCO समिट यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पर SCO के 2 समिट होते हैं। ठीक है, एक होता है समिट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्र प्रमुखों का एक शिखर सम्मेलन होता है। इसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 4 जुलाई को हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायोव के द्वारा करी गई थी। और दूसरा होता है समिट ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के प्रमुखों का ये शिखर सम्मेलन होता है। अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से S जयशंकर गए थे। काफ़ी चर्चाओं में रहा था ये सम्मेलन। ठीक है, SCO की बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म 2001 में स्थापना और मुख्यालय है बीजिंग में। सदस्य देश हैं 10। जो 10वां सदस्य देश है ये बेलारूस बना है। ठीक है, अभी 2024 में ये बना है। ठीक है, 10 सदस्य देश मैंने लिख दिए हैं, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों G7 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो 50वां संस्करण है इस साल G7 का और अध्यक्षता जॉर्जियो मेलोनी ने करी है। इटली की प्रधानमंत्री हैं और जॉर्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर अपने देश के PM नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आसियान समिट 2024 जो है ये लाओस में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? लाओस में इसका आयोजन हुआ है और लाओस के वियंतियाने में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 होगा मलेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। बताओ रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो रायसीना डायलॉग ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है हमेशा। तो ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, तो याद रखना रायसीना डायलॉग ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है और ये सम्मेलन हमेशा नई दिल्ली में आयोजित होता है। 2024 में 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, और मुख्य अतिथि के तौर पर किरियाकोस मित्सोताकिस के लिए बुलाया गया ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसकी थीम रही है चतुरंगा यानी कि संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि। देखो
मुख्य अतिथि के तौर पर मैंने बता दिया कि किरियाकोस मित्सोताकिस को बुलाया गया। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? ग्रीस के प्रधानमंत्री। बताओ, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी है? तो इसकी मेजबानी अपने देश भारत के द्वारा करी गई है। ठीक है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। ठीक है, और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, सितंबर 2024 में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, याद रखना, चौथा संस्करण है, आयोजन नई दिल्ली में, गृह मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया और गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रोग्राम को संबोधित किया है। अगस्त 2024 में पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और एसोचैम के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है, मुख्य विषय है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर शून्य करने के तंत्र का विकास करना। बताओ, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेश शिवमणि जो हैं, ये आईसीजी के 26वें नंबर के डीजी बने हैं। ठीक है, तो याद रखना। और जो 25वें नंबर के महानिदेशक थे आईसीजी के, राकेश पाल, तो इनका 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया था। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी राकेश पाल का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये आईसीजी के 25वें नंबर के महानिदेशक थे, 26वें नंबर के बन गए हैं परमेश शिवमणि। आईसीजी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 1977 में स्थापना, आदर्श वाक्य वयम रक्षाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरती सरीन। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया? तो रवि आहूजा जो हैं भारतीय मूल के हैं और ये सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के नए महासचिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन बने हैं? मार्क रूटे जो हैं नाटो के नए महासचिव बने हैं। ठीक है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराकर। ठीक है, और जो महिला T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, जीता है न्यूजीलैंड ने, उपविजेता रहा है साउथ अफ्रीका, 9वां संस्करण है। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच अमेलिया केर को दिया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये भी अमेलिया केर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात करें, महिलाओं का देख लिया, पुरुषों की बात करें तो पुरुषों वाला अपने देश भारत ने जीता और भारत ने हराया साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। ठीक है, तो याद रखना जीता है भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में, साउथ अफ्रीका उपविजेता एडन मार्करम की कप्तानी में, ये भी 9वां संस्करण है। 2 देशों में इसका आयोजन किया गया, एक यूएसए, दूसरा वेस्ट इंडीज। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं रहमुन्नलाह गुरबाज ने 281, ये अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। बताओ, 9वें महिला T20 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो अब महिला T20 एशिया कप की बात करें तो ये खिताब जो है ये श्रीलंका ने जीता है। किसने जीता है? श्रीलंका ने। ठीक है, और भारत की महिला टीम इसमें उपविजेता रही है और प्लेयर ऑफ द मैच हर्षिता समर विक्रमा, सबसे ज़्यादा रन चमारी अत्थापत्तू, सबसे ज़्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। बताओ, 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो ईरानी कप का खिताब है ये मुंबई ने जीत लिया है। ठीक है, याद रखना 61वां संस्करण है, मुंबई विजेता है, शेष भारत जो है उपविजेता है और प्लेयर ऑफ द मैच ये सरफराज खान के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है फुटबॉल का टूर्नामेंट है डूरंड कप 2024। तो डूरंड कप 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है।
ठीक है। डूरंड कप एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। 133वां संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो असम राज्य में, झारखंड राज्य में, ठीक है, और मेघालय, 3 राज्यों में इसका आयोजन किया गया। जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। उपविजेता रहा है मोहन बागान सुपर जॉइंट। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। निकिता पोरवाल ये उज्जैन की रहने वाली हैं, ठीक है, और जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाली है अब इसमें निकिता पोरवाल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल ने ये टाइटल जीत लिया है। ठीक है, तो ध्रुवी पटेल संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा हैं। और दोस्तों ये जो सुंदरीय प्रतियोगिता है इसका आयोजन न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल के द्वारा किया जाता है। और ये जो प्रतियोगिता है भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। बताओ यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो जो यूपीएस स्कीम है अभी केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2024 में यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये जो योजना है ये सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू करी गई है। ये जो योजना है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। ये एनपीएस के स्थान पर ये शुरू करी गई है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, और दोस्तों इस स्कीम के तहत जो कर्मचारी सरकार के लिए कम से कम 10 साल तक काम किया है उसको न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और जिसने 25 वर्षों तक सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा दी है, ठीक है, उसको जो लास्ट के 12 महीने का औसत रहेगा सैलरी का, ठीक है, तो उसका 50% जो है ये पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना जो ओपी जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है हरियाणा के सोनीपत में है और इसी में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित हुआ है। और इस संग्रहालय का नाम क्या है? संविधान अकेदमी और अधिकार स्वतंत्रता संग्रहालय। इसका उद्घाटन कब होगा? 26 नवंबर को। ठीक है, मतलब भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो उड़ीसा में भारत का पहला राइस यानी कि चावल एटीएम लॉन्च हुआ है। उड़ीसा सरकार ने जो राशन कार्ड धारक हैं उनको 24 घंटे चावल देने वाली एक मशीन शुरू करी है और इसको अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जो है ये केंजल एली ने जीता है। केंजल एली ये मोरक्को की इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, बताइए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने? 3 अर्थशास्त्रियों को। एक डारेन एस मोगलू हैं, दूसरे साइमन जॉनसन हैं, तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और प्रयुक्त तो सभी के लिए। अब देखो दोस्तों जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ये 3 जनों को दिया गया। ऐसे इजीली याद नहीं रहता तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। आपको याद रखना है कि जो रावण था लंकापति रावण, ठीक है, उसकी जो उसका जो सन था, ठीक है, तो रावण का जो सन था यानी कि पुत्र था वो लंका में ऐश करता था। लंका उसकी सोने की थी जो कि धन से भरी हुई थी। तो याद रखना रावण से हमारा बन जाएगा रॉबिन्सन, सन से हमारा बन जाएगा क्या? सन से हमारा बन जाएगा जॉनसन या फिर साइमन, और ऐश करता था तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एस मोगलू। ठीक है, ट्रिक से आपको ज़रूर याद रखना। जो क्यों दिया गया इन तीनों को? तो संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं इसकी खोज के लिए दिया गया। किस संस्था के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस संस्था स्वीडन की है। ठीक है,
2023 का दिया गया था क्लाउडिया गोल्डन के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने अभी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 1,25,000 इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस योजना में भारत की जो शीर्ष 500 कंपनियां हैं वो भाग लेंगी और अगले 5 वर्षों में जो शीर्ष कंपनियों में युवा हैं, ठीक है, तो युवाओं के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगी ये कंपनियां, ठीक है। इसका प्रबंधन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत जो इंटर्नशिप कर रहा है उसको सरकार 4500 रुपये मासिक वजीफा देगी और इसके अलावा CSR के माध्यम से 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा 6,000 रुपये की एक मुश्त किस्त भी दी जाएगी और PM जीवन ज्योति बीमा का भी लाभ दिया जाएगा, PM सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए मिशन मौसम की शुरुआत करी है? तो भारत सरकार ने मिशन मौसम की शुरुआत जो है ये 2 वर्षों के लिए करी है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 11 सितंबर 2024 को PM नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा। ये जो मिशन है 2 वर्ष की अवधि के लिए है और भारत सरकार ने इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। उद्देश्य है मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाना जिससे अंतरिम तैयारी की जा सके, ठीक है। जैसे किसानों के लिए यदि ये भविष्यवाणी हो जाएगी कि मौसम में मतलब किस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं तो किसान उस प्रकार से अपनी फसलों के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ अफ्रीका ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं? 10 साल पूरे कर लिए यानी कि ऐसी कौन सी योजना की बात हो रही है जो कि 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी? बताओ फटाफट से कौन सी ऐसी योजना है दोस्तों? स्वच्छ भारत योजना जो है 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च करी गई थी और 2 अक्टूबर 2024 को इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है यह एक भारत रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षण निगम है। इसका मुख्य काम क्या है? क्रूज मिसाइलों को बनाना इसका मुख्य काम है। जो अग्निपथ भर्ती योजना है दोस्तों ये जून 2022 में शुरू करी गई और इसका एग्जीक्यूशन रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, तो देश भर के उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त करता है, ठीक है, और जो है ये बेरोजगार को रोजगार प्रदान करता है। और इस भर्ती में जो सैनिक भर्ती हुए हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए? तो जो पुराने ब्रिटिश समय के कानून चल रहे थे 3, इनको समाप्त कर दिया है और 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, ठीक है। कब? 1 जुलाई 2024 से। पुराने जो कानून चल रहे थे जैसे IPC, तो IPC की जगह पर नया कानून आ गया है VNS और CRPC की जगह पर आ गया है VNSS और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी SBI के न्यू चेयरमैन बने हैं, ठीक है। SBI की स्थापना पूछी जाती है, आप लोगों को पता है क्या? SBI की स्थापना 1955 में हुई थी।
हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क किस जिले में स्थापित हुआ है? बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी में। याद रखना। नेक्स्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें अपना देश भारत 105वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो महत्वपूर्ण है, तो याद रखो इसको जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, ये आयरिश एजेंसी है, और वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा, ये जर्मन संगठन है। और भारत इस इंडेक्स में 125 देशों में से 105वें स्थान पर रहा है। 2023 में अपन 111वें स्थान पर थे। टॉप पर बेलारूस है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया भर में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। ये जो इंडेक्स है 4 मापदंड के आधार पर तैयार किया जाता है: अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 39वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, नवाचार सूचकांक में अपन 39वें नंबर पर हैं। ठीक है, और इस सूचकांक में देश को उसके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड ने लगातार 14वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अंगोला अंतिम स्थान पर है, यानी कि 133वें स्थान पर है। ठीक है, नवाचार सूचकांक 2024 में 17वां संस्करण है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया। टॉप पर स्विट्जरलैंड है और लगातार 14वें साल ये टॉप पर है। स्वीडन सेकंड पर, संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड पर, अपना देश भारत जो है 39वें स्थान पर है। बताओ, एशिया पावर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया? तो भारत ने दोस्तों पछाड़ दिया है जापान को, और भारत तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ठीक है, लोबी संस्थान ने ये रिपोर्ट जारी करी है। तो याद रखना, भारत का स्थान तीसरा हो गया है। अमेरिका टॉप पर, चाइना सेकंड पर, भारत थर्ड पर आ गया, और जापान खिसक कर कहाँ पहुँच गया है? चौथे स्थान पर पहुँच गया है। ठीक है, टोटल 27 देशों पर यह रिपोर्ट जारी करी गई है। बताओ, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें भारत कौन से स्थान पर? 39वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हम बात करें दोस्तों यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की, तो इस सूचकांक में इस बात पर फोकस किया जाता है कि वैश्विक पर्यटन गतिविधियां कोरोना से पहले की स्थिति में लौट आई हैं या नहीं, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है, और माली देश इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर रहा है। टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर स्पेन, जापान थर्ड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साल पद खाली रहा, और 10 साल पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बन गए हैं? राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करें राज्यसभा में सदन का नेता कौन बना है? तो राज्यसभा में जो जेपी नड्डा हैं, ये सदन के नेता बने हैं। जेपी नड्डा के बारे में याद रखना दोस्तों कि ये राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। इनने पीयूष गोयल का स्थान लिया। गुजरात से ये राज्यसभा के सांसद हैं, और इनके पास में मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जेपी नड्डा के पास में है। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला बने हैं, और इससे पहले जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष भी ओम बिरला बने थे। ओम बिरला के बारे में आपको याद रखना है, कौन सी सीट से हैं ये? तो राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से ये लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। सीट का नाम जरूर याद रखना। 18वीं लोकसभा के लिए जो प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कुछ समय के लिए जो बनाया जाता है 2-3 दिन के लिए, तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के लिए बनाया गया था। भर्तृहरि महताब से याद रखना दोस्तों, ये कौन सी सीट से चुनकर आए हैं? तो ये उड़ीसा की कटक सीट से चुनकर आए हैं। कौन सी? उड़ीसा की कटक सीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। बताओ, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है।
ठीक है, कब? 21 जून को। 2024 में 10वां संस्करण है। इसकी थीम रही है स्वयं और समाज के लिए योग। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए अपनी पहली स्कैन बैंक सुविधा कहां पर प्रारंभ करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली के अंदर। तो भारतीय सेना ने सशस्त्र बलों के लिए दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अपनी पहली स्कैन बैंक सुविधा शुरू करी। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर के सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को आग से जलने के कारण शरीर में गंभीर बीमारी और स्किन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका उपचार करना। बताओ, जून 2024 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या जो है 172 है। कितनी? 172। देखो दोस्तों, परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा रसिया के पास में है 4380, फिर दूसरे स्थान पर अमेरिका है 3708, फिर चाइना के पास में 500 हैं और भारत के पास में कितने हैं? 172 हैं। ठीक है, और सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी करी है। तो सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1986। स्टॉकहोम में जो है मुख्यालय है। डैन स्मिथ इसके डायरेक्टर हैं। बताओ, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद गनात्रा। तो विनोद गनात्रा के बारे में याद रखना दोस्तों, ये प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता हैं, यानी कि बच्चों की फिल्में बनाते हैं और फिल्मों में इनके योगदान के लिए उनको साउथ अफ्रीका के प्रतिष्ठित सम्मान नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्योंकि पहले भारतीय बने हैं तो ये क्वेश्चन 5 स्टार वाला है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लीजी जिया ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च रेल पुल चुनाव रेलवे ब्रिज पर सफल परीक्षण किया। ये पुल कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में शायद मैं आपको बता चुका हूँ। जम्मू कश्मीर के रामबन में ये ब्रिज स्थित है। ठीक है, बताओ किस बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जो है ये लगाया है साहिल चौहान ने। किसने? साहिल चौहान ने। साहिल चौहान कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये एस्तोनिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, इनने 27 गेंदों में 100 रन बना दिए। ठीक है, और इनने रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस गेल का। क्रिस गेल ने जो है 30 बॉल में शतक लगाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में भारत के आमरस को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत के आमरस को पहला स्थान मिला है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप में एक स्पेल में 4 मैनन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा लूकी फर्ग्यूसन। और लूकी फर्ग्यूसन ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किसने बनाया? सबसे बड़ी जीत जो है ये शंकर लालवानी की हुई। ठीक है, शंकर लालवानी। डिटेल की बात करें तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए वहाँ पर रिकॉर्ड बने। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से बीजेपी के शंकर लालवानी ने बनाया है। ये लगभग 11.75 लाख वोटों से जीते। दूसरी सबसे बड़ी जीत असम के धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने बनाया है, लगभग 10.25 लाख वोट से जीते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से बीजेपी के दिग्गज और बीजेपी के मतलब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये लगभग 8.25 लाख वोट से जीते हैं। इसी क्रम में एक और रिकॉर्ड बना है, अब तक के इतिहास में नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का नेशनल रिकॉर्ड। ये जो नेशनल रिकॉर्ड है नोटा बटन पर सबसे ज़्यादा वोट डलने का, ये मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर बना है। ठीक है, लगभग 2 लाख से अधिक वोट नोटा बटन पर पड़े, क्योंकि जो बीजेपी के शंकर लालवानी थे, ठीक है, शंकर
लालवानी। ये अकेले ही उम्मीदवार बच गए, क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको सडनली मतलब वो सडनली बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर मतलब कंपटीशन नहीं रहता है। इसलिए जनता नाराज़ भी हो गई कि तुम एंड मोमेंट पर कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, तो उनने नोटा पर दे वोट है ना, ऐसा कर दिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? तो अब से हर साल विश्व फुटबॉल दिवस जो है ये 25 मई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित करके उसको परिचालित किया? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थापित करी गई है। डिटेल की हम बात करें तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। इसी के उपलक्ष्य पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। ये जो घड़ी है दोस्तों, ये जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित करी गई। और दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है अभी ये भी स्थापित करी गई। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित करी गई। बताओ, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये रकेन यामामोतो के लिए दिया गया है। याद रखना, जापानी वास्तुकार हैं रकेन यामामोतो, और ये जो पुरस्कार है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में हुई थी। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी। ये पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला 2018 में। 2023 वाला ये पुरस्कार है इंग्लैंड के डेविड चिपरफील्ड के लिए दिया गया था। इसी क्रम में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है एबेल अवार्ड 2024। तो एबेल अवार्ड 2024 की हम बात करें, ये मिशेल टेलाग्रांड के लिए दिया गया है। ठीक है, मिशेल टेलाग्रांड ये कौन है? फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। एबेल अवार्ड दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ? तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर है, ये किस राज्य में बना है? राजस्थान राज्य में, और राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में बना है। और ओम आकार का है मतलब भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, 4 मंजिला ये मंदिर है, 250 एकड़ जमीन में बना है, 108 तो अकेले कमरे हैं। भगवान शिव की 1008 मूर्तियां, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, मंदिर को बनाने में पूरे 28 साल का समय लग गया। इस मंदिर का भूमि पूजन 1995 में किया गया था। बताओ, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया? विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर ये रिलायंस जियो बन गया। BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा युकी भाबरी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2024 सम्मान के लिए चुना गया? असम वैभव ये रंजन गोगोई के लिए दिया गया। रंजन गोगोई कौन है? ये हमारे देश के पूर्व CJI यानी कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। क्यों दिया गया? तो कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए दिया गया। अच्छा, ये तो 2024 की बात करी। यदि 23 वाला पूछा जाए, असम वैभव 2023 किसको दिया गया? तो एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर तपन सैकिया। ठीक है, तो डॉक्टर तपन सैकिया को 2023 का दिया गया था। 2 साल का इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कई बार पिछले 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इस अवार्ड की स्थापना 1996 में हुई थी और 2024 का ये जो अवार्ड है ये डॉक्टर प्रदीप महाजन के लिए दिया गया। 2023 का यदि पूछा जाए 2023 का, तो अशोक सराफ को दिया गया था। ये अभिनेता हैं। ठीक है, बताओ हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला ये सम्मान है, मतलब पहली बार ये दिया जा रहा है। तो 2 जनों को ये दिया जा रहा है। एक तो ऋतु करिधल श्रीवास्तव हैं, ये कौन है?
तो ये ऋतु करीधर श्रीवास्तव ये इसरो की वैज्ञानिक हैं। और दूसरे हैं नवीन तिवारी। नवीन तिवारी कौन है? ये उद्योगपति हैं। ठीक है, तो इन दोनों जनों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। बताओ, हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया? तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सनातन शिरोमणि की उपाधि पीएम नरेंद्र मोदी जी को दी है। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताओ जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज जो है ये सुदर्शन सेतु है। क्या है? सुदर्शन सेतु। ठीक है, तो याद रखना, गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। चूँकि ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, इसकी लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर। ये ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। इसी क्रम में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, और इस पुल का नाम है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी न्यावा सेवा। ठीक है, इसको शॉर्ट में अटल सेतु कहा जा रहा है। डिटेल से हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी के नाम पर रखा गया। शॉर्ट में इसको अटल सेतु कहा जा रहा है। ठीक है, याद रखना, ये जो ब्रिज है ये देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। लंबाई है 21.8 किलोमीटर। बनाने में लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। ये जो ब्रिज है मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। ठीक है, इसकी आधारशिला भी मोदी जी ने रखी थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? किस सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात का कच्छकारण में एक सड़क है। ठीक है, और इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो सड़क है, ठीक है, ये काफ़ी दर्शनीय है। ठीक है, और ये जो सड़क है खाबड़ा को धौलावीरा से जोड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के महान रण के लुभावने दृश्य के लिए ये सड़क अद्वितीय है, इसलिए इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां पर राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा है और इसका उद्घाटन जो है आगरा के वटेश्वर में किया गया है। ठीक है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये 2 जनों को दिया गया। एक तो गुलजार साहब हैं और दूसरे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। ठीक है, गुलजार जो हैं प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं और संस्कृत के विद्वान हैं। राम भद्राचार्य, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कोंकणी साहित्य का दामोदर मोजो को दिया गया था। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई और पहला ज्ञानपीठ सम्मान जो है जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। ठीक है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को जो है ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों एक एआई एंकर है, इसका नाम है साना। ठीक है, तो इस साल ग्लोबल मीडिया अवार्ड साना नाम की एआई एंकर के लिए दिया गया। इस एआई एंकर को इंडिया टुडे के द्वारा डेवलप किया गया है। वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? दुनिया की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची है टाइम मैगजीन ने जिसको जारी किया है, तो इसमें जो है अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, बताओ हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मशाला स्टेडियम। बताओ BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कठिया गेहूं को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। ये जो गेहूं है किस राज्य से संबंध है? कठिया गेहूं
ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, खास करके जो कठिया गेहूँ है पूरे बुंदेलखंड में होता है। इसका कुछ परसेंटेज मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन कठिया गेहूँ जिसको जीआई टैग मिला है ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो डस्ट लेक 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज में किया गया है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के टर्मेज में। याद रखना, जो डस्ट लेक है इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, और इसका 2024 में 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गमता का महासागरीय पॉइंट है पॉइंट निमो। तो पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस ब्राउन। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। जो क्रिस ब्राउन है दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटेन के। और प्रशांत महासागर में एक दुर्गम समुद्री पॉइंट है पॉइंट निमो। इस पॉइंट तक पहुंचने वाले ये इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है जो जमीन से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र है। हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के डॉक्टरों ने इंसान में पहली बार सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण कर लिया। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो अभी केरला के सीएम ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इस प्लेटफॉर्म को सी स्पेस नाम दिया गया है। बताओ, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया? एशिया की अरबपति कैपिटल ये मुंबई के लिए घोषित किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी के नीचे किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के नीचे। और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट वन की हम बात करें, बताओ ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? ऑस्कर अवार्ड 2024 की हम बात कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है दोस्तों ये किलियन मर्फी के लिए दिया गया। ऑस्कर अवार्ड को हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ऑस्कर अवार्ड अमेरिका की AMPAS एकेडमी के द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। जो 96वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह हैं इसका आयोजन मार्च 2024 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में किया गया। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एम्मा स्टोन को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दी बॉय एंड दी हेरोन को दिया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों बिहार के पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। बताओ, संसद सुरक्षा में चूक हुई थी ना, तो संसद सुरक्षा का प्रमुख किस IPS अधिकारी को बनाया गया? कैसे चूक हुई थी संसद सुरक्षा में? 2 लड़के इसमें गैस वाले जूते पहनकर घुस गए थे और वहां पर जहरीली गैस फैला दी थी संसद के अंदर। तो संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है दोस्तों ये अनुराग अग्रवाल के लिए बनाया गया है। भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है? भारत की पहली AI टीचर की हम बात करें इसका नाम है आयरिस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको केरला के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में तैनात किया गया है और इस टीचर को महिला टीचर का लुक दिया गया। इस टीचर को आयरिस नाम दिया गया। और देश की पहली AI न्यूज़ एंकर पूछा जाए तो लीसा है। ठीक है, क्या? लीसा। और अभी ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो है किस AI एंकर को दिया गया? साना नाम की AI एंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा? तो भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बन जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2035 तक बन जाएगा। ये भारत ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से भी ऊंचा होगा।
ठीक है। इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 150 एकड़ जमीन में, और ऊंचाई देखो 721 फीट इसकी ऊंचाई होगी। हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और ये सम्मान 2024 में 2 महिला पत्रकारों को दिया गया है। ठीक है, इन 2 महिला पत्रकारों में से एक हैं ग्रीष्मा कोठार, दूसरी हैं ऋतिका चोपड़ा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रीष्मा कोठार हैं स्वतंत्र पत्रकार हैं, ऋतिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। इन दोनों को 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA 2019 कब लागू हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया? तो देखो, अभी तक भारतीय नौसेना के पास में कोई स्थायी मुख्यालय नहीं था। भारतीय नौसेना को अलग अलग जगहों से ऑपरेट किया जाता था, लेकिन भारतीय नौसेना का जो पहला मुख्यालय है, ठीक है, इसको नौसेना भवन नाम दिया गया है। ये बनकर तैयार हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा के लिए घोषित किया गया है। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? विद्यासागर महाराज जी महत्वपूर्ण है, याद रखना दोस्तों। इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में। इनके बारे में सारे फैक्टों को याद रखो। प्रसिद्ध जैन संत थे। 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव के चंद्रगिरी तीर्थ पर इनका निधन हो गया। और ये जो हैं दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे, और इनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव के सदलगा गांव में, और 1946 को इनका जन्म हुआ था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, इसको शॉर्ट में ट्राई कहा जाता है। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, और ट्राई का जो चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्राई का स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, अनिल कुमार लाहोटी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया? किस राज्य ने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC के अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे पहले व्यक्ति जो BBC के चेयरमैन बने, उनका नाम है समीर शाह। याद रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिए, जितने भी करवाऊंगा, जितने भी करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताओ, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया? वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया गया नोएडा शहर को। ये यूपी का एक शहर है, और यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले का ये शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान का संयुक्त अभ्यास है धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, धर्म गार्जियन भारत और जापान की थल सेना के बीच में होता है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। 4th एडिशन है, 2018 में ये शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेनाओं के बीच में संबंधों को बढ़ावा देना है। बताओ, मशहूर गायक थे पंकज उदास। पंकज उदास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। उनको किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? तो पंकज उदास जो हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था 2006 में। कब? 2006 में। ठीक है, पैंक्रियाज कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है। ठीक है, गुजरात के जैतपुरा से ये संबंधित थे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन फरवरी 2024 को हो गया? मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व CM थे, और ये 1995 से लगाकर 1999 तक महाराष्ट्र के CM रहते हैं।
तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम टीएस से बदलकर क्या करने का फैसला किया? तो तेलंगाना का जो शॉर्ट नेम है टीएस, अब तेलंगाना ने इसका नाम बदल लिया शॉर्ट नाम और ये टीजी कर लिया है। तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया। तेलंगाना का नया राज्यगान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया हो तेलंगाना। और इस सॉन्ग को किसने कंपोज किया है? एनडी श्री के द्वारा इस सॉन्ग को कंपोज किया गया। देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहां पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी के अंदर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहरुख खान के लिए। तो दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स श्रेणी 12th फेल, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपेनहाइमर, फिल्म ऑफ द ईयर सलार पार्ट 1 सीज फायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? खेलो इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा है। ठीक है। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है ये भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्राओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। बीरा मंगाई वेलू नचियार इसका शुभंकर है। 6वां संस्करण, टॉप पर महाराष्ट्र है। ठीक है। और इसका आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने डेनमार्क पर 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ी है। तो इनका नाम है मार्गरेट द्वितीय। ठीक है। इनने 52 साल जो है डेनमार्क पर महारानी के रूप में राज किया और फिर गद्दी छोड़ी। तो डेनमार्क के जो नए राजा हैं ये कौन बन गए हैं? प्रिंस फ्रेडरिक एक्स बन गए हैं। ये कौन है? तो रानी मार्गरेट के ये बड़े बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल यानी कि रोड सेफ्टी फोर्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पंजाब बन गया है। ठीक है। पंजाब सरकार ने सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सड़क सुरक्षा बल यानी कि रोड सेफ्टी फोर्स को लॉन्च किया। ऐसा करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया। जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, इनने बताया कि ये जो बल है इसमें 144 तो वाहन हैं, 5000 कर्मचारी हैं जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए 30 किलोमीटर सड़कों पर तैनात रहेंगे। बताओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलेमोन यांग के लिए चुना गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन है ये? कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये 79वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। और दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र है ये सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो लोकसभा चुनाव 2024 में जो है विश्व रिकॉर्ड बना और कितने करोड़ लोगों ने मतदान किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64.2 करोड़ लोगों ने। बताओ, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो दोस्तों 65.79% मतदान हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया प्रमुख बनाया गया? पवन अग्रवाल को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया प्रमुख बनाया गया है। वर्ष 2024 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? दोस्तों अर्थ आवर जो है ये 23 मार्च को मनाया गया। महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, अर्थ आवर संपूर्ण विश्व में ऊर्जा बचत का एक वैश्विक अभियान है और ये 23 मार्च 2024 को मनाया गया। ये जो कार्यक्रम है ये WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च में मनाया जाता है। उद्देश्य है व्यक्तियों तथा विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना। इस वैश्विक अभियान के तहत
सभी को अपने घरों एवं संस्थानों की जो गैर ज़रूरत वाली लाइट हैं उनको 1 घंटे 8:30 से 9:30 तक बंद करने का आग्रह किया जाता है। ये जो वैश्विक अभियान है इसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई थी। हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रो पब्लिका संस्था को ये सम्मान दिया गया और ये जो संस्था है ये अमेरिका की संस्था है। ठीक है, बताओ दी विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये पुस्तक जो है सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है और ये कौन है? सेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। ठीक है, दी विनर्स माइंडसेट पुस्तक ये रिपीट हो गया किसके द्वारा? तो ये सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई एक किताब है। हाल ही में दुनिया की पहली 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च करी है? दुनिया की पहली 6G डिवाइस ये जापान देश ने लॉन्च करी है और ये जो 5G डिवाइस है ना इससे 20 गुना ज़्यादा स्पीड से ये चलती है। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो जो 76वां गणतंत्र दिवस है ये कब होगा? 26 जनवरी 2025 को। तो इसी उपलक्ष्य पर भारत के जो मुख्य अतिथि हैं ये प्रोबोवो सुबियांटो के लिए बनाया गया। ये कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इससे पहले जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था 2024 में, इसके मुख्य अतिथि थे एमानुएल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, IPL की नीलामी के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी जो हैं ये ऋषभ पंत बने हैं। ठीक है, और इनको लखनऊ सुपर जॉयंट्स टीम ने खरीदा है। कितने रुपए का? तो इनको 27 करोड़ रुपए का खरीदा गया है। नेक्स्ट है 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया केजोरथिलविंग ने। ठीक है दोस्तों, ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 है इसका कौन सा एडिशन है? संस्करण 73वां और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया मैक्सिको में। जीता है विक्टोरिया केजोरथिलविंग ने, डेनमार्क की हैं। भारत की तरफ से भाग लिया था रिया सिंघा ने। और इससे पहले जो 72वीं मिस यूनिवर्स बनी थी ये बनी थी सेनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ देश की हैं। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक भारत @100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस के लेखक कौन है? तो देखो बुक का टाइटल क्या है? भारत @100। और दोस्तों ये जो बुक है ये KV सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पुस्तक का विमोचन किया है पीयूष गोयल जी ने और पुस्तक लिखी है KV सुब्रमण्यम ने। ठीक है, इस पुस्तक में लेखक ने पूर्व अनुमान लगाया है कि यदि देश 8% वार्षिक विकास दर बनाए रखता है तो भारत 2047 तक $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किए हैं? तो जो न्याय की देवी वाली प्रतिमा है दोस्तों इसमें 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो जो इस प्रतिमा की आंखों पर पट्टी लगाई जाती थी, ठीक है, तो ये पट्टी हटा दी गई है और हाथ में जो तलवार हुआ करती थी तो तलवार की जगह पर संविधान की किताब पकड़ा दी गई है। तो ये 2 बड़े बदलाव जो हैं ये न्याय की देवी वाली प्रतिमा में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। इनका संबंध किस देश से है? सामंता हार्वे की बात करें इनका संबंध है ब्रिटेन देश से। बुकर पुरस्कार महत्वपूर्ण है इसलिए डिटेल से आप जान लो। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे ने जीता है और इनके उपन्यास आर्बिटल के लिए जीता है। ये ब्रिटेन देश की रहने वाली हैं। इससे पहले 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच ने जीता था इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में UK में हुई थी। दोस्तों बुकर पुरस्कार के जैसे एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? जेनी एयरपेनबेक ने जीत लिया है। ठीक है, तो जेनी एयरपेनबेक ये जर्मनी की लेखिका हैं और इनको इनकी पुस्तक कैरोस के लिए ये पुरस्कार दिया गया और 2023 का दिया गया था बुल्गारिया की लेखक जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए।
जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2005 में स्थापना हुई, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है। इस ब्रिज का नाम चिनाब रेल ब्रिज रखा गया और ये ब्रिज चिनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। फीट में बात करें तो 1178 फीट है। लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर लंबा है और ये पेरिस का जो एफिल टावर है ना, उससे भी ऊंचा है ये ब्रिज। इसी क्रम में दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल्ला सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा? तो सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण जो है ये किया जा रहा है दोस्तों लद्दाख में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंची ये सुरंग है, इसका नाम सिंकुल्ला सुरंग रखा गया और ये लद्दाख के कारगिल में बनाई जा रही है। लंबाई है 4.1 किलोमीटर, ठीक है। और दोस्तों ये जो सुरंग है ये निमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है, ठीक है। ये जो सुरंग है लेह को पूरे साल सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, सशस्त्र बलों और उनके उपकरणों की आवाजाही में सुधार करेगी और लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। बताओ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। और एएआई का फुल फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य के थाने गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया? तो देखो थाने गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया। ये जो गांव है दोस्तों ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किया? तो सिम्बेक्स ये जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नौसेना का समुद्री अभ्यास है, भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में होता है। इसके 2 चरण हुए हैं। जो पहला चरण है विशाखापत्तनम में हुआ, जो समुद्री चरण है ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के आईएनएस शिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित हुआ? तो वज्र प्रहार ये अपने देश भारत और यूएसए के बीच में संपन्न हुआ है, ठीक है। याद रखना भारत और यूएसए की सेना के बीच में हुआ। अमेरिका के इडाहो राज्य में इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों के 45 जवानों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया? तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। चूंकि दोस्तों ये पहली बार आयोजित हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? एशिया भर में बौद्ध समुदाय में संवाद को बढ़ावा देना, समझ को बढ़ावा देना और समकालीन चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट है, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के और 6 नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जोखिम को खत्म करना और नए आइडिया को शेयर करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम रही है गेट टू हाई ग्राउंड। शुरुआत हुई थी इस दिवस की 2016 से। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लौकी में विस्फोट हुआ है जिसके कारण हजारों लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया? तो दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास विनवेक्स अंबाला में आयोजित हुआ है? तो विनवेक्स का आयोजन अपने देश भारत और वियतनाम के बीच में किया गया। इसका आयोजन अंबाला में किया गया है, ठीक है। याद रखना हरियाणा के अंबाला में विनवेक्स का आयोजन हुआ है। उद्देश्य क्या है? भारत और वियतनाम रक्षा संबंधों को और मजबूत करना। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की थल सेना और वायु सेनाओं ने भाग लिया है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महासचिव किसे बनाया गया है? आशीष खन्ना के लिए, और इनने स्थान लिया है अजय माथुर का। नेक्स्ट है भारत ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड सहित 17 पदक जीते हैं। इनमें गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम बताओ। तो देखो 3 गोल्ड मेडल विजेता हैं, इनके नाम क्या हैं? तो देखो इनमें से एक हैं पार्थिवी ग्रेवाल, दूसरी हैं वंशिका गोस्वामी और तीसरे हैं हेमंत सागवान। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है दोस्तों या फिर चैंपियनशिप है, हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो यूएसए के कोलोराडो में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसमें हम बात करें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं। 17 में से 3 क्या हैं? गोल्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा 8 क्या हैं? सिल्वर हैं, और 5 जो हैं ये ब्रॉन्ज हैं। तो 3 गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताई दिए हैं। ठीक है, नाम पूछा जाएगा तो गोल्ड मेडल विजेताओं की पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपी थोटाकुरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा करी? तो दोस्तों इनका नाम है एड ड्वाइट्स, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में किसे फिर से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष बन गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह के पास में गृह मंत्रालय तो है ही, इसके साथ साथ इनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है, और ये संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये जो समिति है दोस्तों इसका गठन हुआ था कब? 1976 में इसका गठन हुआ था। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। 30 में से जो 20 सदस्य हैं ये लोकसभा से चुन के आते हैं, और 10 सदस्य ये राज्यसभा से चुन के आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2024 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके बहादुर सर की मेहनत और पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है और यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना मंथली वाइज और टॉपिक वाइज, तो इसके लिए हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में मंथली वाइज और टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट अरेंज किया गया है। तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एग्जाम में फुल स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, और जो तीसरी हमारी ई बुक है वो है साइंस की ई बुक। तो ये हमारा सेकंड एडिशन है साइंस का, बहुत शानदार ई बुक है, इसको आप ज़रूर परचेस कीजिए। तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन ई बुक से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अब एक टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रोज़ाना मिलते रहें, महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।